हेलो। हाँ हेलो स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर अश्विनी कुमार वर्मा आज आपसे वायरसेस के बारे में बात करूँगा। देखिए, आपके बीएससी पार्ट फर्स्ट ईयर के सेकंड पेपर माइक्रोबायोलॉजी एंड प्लांट पैथोलॉजी में वायरस एक टॉपिक है। तो वायरस के जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में आज हम बात करेंगे। देखिए, वायरस के जनरल कैरेक्टर्स पढ़ने से पहले हम उसे ये जान लें कि क्या यह एक जीव है या कोई अजैविक वस्तु है, क्योंकि वायरस जो है इसको एक अलग कड़ी माना गया है। ये जो है ना तो सजीव में माने जाते हैं और ना निर्जीव में माने जाते हैं। इसकी वजह क्या है, इसके बारे में हम देखते हैं। तो बायोलॉजिस्ट जो है वो कंसिडर करते हैं इसको नॉन लिविंग में, या फिर हम कहें कि इसको जीव नहीं माना जा सकता। कैसे नहीं माना जा सकता? क्योंकि ना तो ये कोशिकाएं हैं, इसके अतिरिक्त ये वृद्धि नहीं करते हैं, तथा अपने चारों ओर के वातावरण के प्रति जो है ये कोई रिस्पॉन्ड नहीं करते हैं। इसके अतिरिक्त जो इनको नॉन लिविंग थिंग बनाता है वह बनाता है क्योंकि ये अपने भोजन का निर्माण नहीं कर सकते और एक कोई वेस्ट जो है प्रोडक्ट नहीं निकाल सकते। तो इसके अतिरिक्त जो है ये उद्दीपन के प्रति भी अनुक्रिया प्रदर्शित नहीं करते हैं। तो वायरसेस को लिविंग और नॉन लिविंग में मानने के लिए अब ये क्यों एक कंट्रोवर्सी है कि जब ये नॉन लिविंग है तो कभी ये लिविंग की तरह व्यवहार कैसे करते हैं। तो इसका एक सीधा सा एग्जांपल पॉइंट है कि दे कैन ओनली मल्टीप्लाई इफ इन अनदर लिविंग सेल्स। यदि ये किसी जीवित ऊतक में या किसी जीवित कोशिका में उपस्थित हैं तो उस स्थिति में ये उस होस्ट सेल में एक सजीव की तरह व्यवहार करते हैं, अर्थात वे अपने आप का गुणन कर सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। सो वायरसेस की क्या डेफिनेशन हो सकती है? वायरसेस आर नॉन सेल्यूलर पार्टिकल्स। अब हमने इसको क्या कहा है, क्योंकि ये कोशिकीय संरचना इनकी नहीं होती है तो इनको हमने पार्टिकल्स कहा है, कण कहा है, क्योंकि इनको ना तो सजीव में रखा गया है और ना ही निर्जीव में रखा गया है। तो ऐसी स्थिति में हम इनको पार्टिकल्स कहेंगे। दीज आर मेड अप ऑफ जेनेटिक मटेरियल एंड प्रोटीन दैट कैन इन्वेड लिविंग सेल्स। तो वायरसेस, इस जो परिभाषा है, इस परिभाषा के अंतर्गत ही वायरस की तीन बातों के बारे में हमको पता लगता है। एक तो कि वायरस जो है या विषाणु जो हैं ये अकोशिकीय कण होते हैं, पार्टिकल माना गया है, इनको कण माना गया है, जिनके निर्माण में दो पदार्थों की मुख्य भूमिका होती है। एक तो प्रोटीन और दूसरा जेनेटिक मटेरियल या आनुवंशिक पदार्थ। हम जानते हैं कि आनुवंशिक पदार्थ हम डीएनए और आरएनए के रूप में पढ़ते हैं, और प्रोटीन जो है एक मैक्रोमोलिक्यूल है जो कि इसकी संरचना को निर्मित करता है। तो ये जो है वायरस लिविंग सेल्स या जीवित कोशिकाओं पर आक्रमण कर सकता है, उस पर रह सकता है। वायरस की जो डिस्कवरी है वो कैसे इसकी खोज हुई, इसके बारे में देखते हैं। बेजेरिंक ने लैटिन नाम वायरस दिया जिसका अर्थ होता है पॉइजन या जहर। देखिए, अभी हमने बात की कि जो वायरस है वह ना तो सजीव है और ना ही यह निर्जीव है, तो ऐसी स्थिति में हमने इसको पार्टिकल बोला। लेकिन ये एक किसी होस्ट सेल में जीवित अवस्था में रह सकते हैं, अर्थात जीव की तरह व्यवहार करते हैं। इसके अतिरिक्त द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ दैट कि ये एक कोशिका से दूसरी कोशिका को संक्रमित कर सकते हैं, तो इसीलिए इसको इन्फेक्शियस पार्टिकल भी कहा जाता है। सो वायरसेस को जो है दे आर नॉट टू बी कॉल्ड एज लिविंग ऑर्गेनिज्म और नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म, दे कैन बी टर्म्ड एज द इन्फेक्शियस पार्टिकल। सो ये संक्रामक कण के रूप में इनको कहा जाता है। तो लेकिन जो जहर का जो लैटिन नाम है वायरस, यह बेजेरिंक ने इसको दिया।
इसके पश्चात टोबैको मोज़ेक वायरस जो है स्टैनले ने इसको अलग किया और इन्होंने देखा कि यह न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन से निर्मित होता है। स्मॉल पॉक्स जो है बीमारी, यह भी वायरस के द्वारा उत्पन्न की जाती है, लेकिन अभी इसको दुनिया से इसको हटा दिया गया है क्योंकि इसकी वैक्सीन के द्वारा इसका इलाज संभव हो पाया। वैक्सीन जो है एडवर्ड जेनर ने सर्वप्रथम स्मॉल पॉक्स जो वायरस है उसके लिए बनाई थी। सो काउपॉक्स वायरस जो है वो उसका एक ऐसा प्रभेद जो कि रोग उत्पन्न करने में सक्षम नहीं होता, परंतु शरीर में प्रवेश कराने के पश्चात वह शरीर में एंटीबॉडी के निर्माण को प्रेरित करता है। ऐसे काउपॉक्स वायरस को या निष्क्रिय काउपॉक्स वायरस को जब शरीर में डाला गया तो ऐसी स्थिति में उस शरीर में उस उक्त वायरस के लिए एक प्रतिरोधक क्षमता उत्पन्न हो गई। वायरसेस के शेप और साइज किस प्रकार का होता है इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। वायरसेस आर वेरी स्मॉल, स्मॉलर देन द स्मॉलेस्ट सेल। सबसे छोटी कोशिका से भी ये छोटे होते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें, हमने सबसे पहले कैरेक्टर्स इसके दो कैरेक्टर हमने इसकी परिभाषा में सीख लिए। एक तो ये नॉन लिविंग स्ट्रक्चर है, तो हम इसको नॉन लिविंग या लिविंग कहने की बजाय हम इसको एक अच्छा टर्म दे सकते हैं, इन्फेक्शियस पार्टिकल, या ऐसा कण जो कि संक्रामक होता है। नॉन सेल्यूलर कोशिकीय संरचना इसमें नहीं पाई जाती है, तथा इसके अतिरिक्त इनके जो संरचना होती है उसमें खोल पाया जाता है जो प्रोटीन का निर्मित होता है, और इस खोल को कैप्सिड कहा जाता है। जैसा कि हमने परिभाषा में पढ़ा कि न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन से मिलकर इसकी संरचना निर्मित होती है, तो ऐसी स्थिति में वह जो प्रोटीन का आवरण है वह कैप्सिड कहलाता है। तो वायरस की संरचना में दो महत्वपूर्ण घटक हो गए, कैप्सिड जो कि प्रोटीन से निर्मित होता है, और दूसरा न्यूक्लिक एसिड जो कि डीएनए अथवा आरएनए हो सकता है। देखिए, इसमें जो कैप्सिड है या प्रोटीन कोट जो है जिसको हम कैप्सिड कहते हैं, यह अनेक छोटी छोटी उप इकाइयों से निर्मित होता है। कैप्सिड की ये छोटी छोटी उप इकाइयाँ कैप्सोमियर कहलाती हैं। अनेक कैप्सोमियर मिलके एक आवरण निर्मित करती हैं जिसे कैप्सिड कहते हैं। कैप्सोमियर जो है अनेक अमीनो अम्लों की श्रृंखलाओं से निर्मित होते हैं। तो अमीनो अम्लों की श्रृंखला बनाती हैं कैप्सोमियर, कैप्सोमियर की श्रृंखला बनाती हैं कैप्सिड। इस तरीके से यह प्रोटीनीय संरचना होती है। जिसकी बात की थी हमने दूसरी जो इसमें चीज़ है, दूसरी जो इसमें चीज़ है वो है न्यूक्लिक एसिड। तो न्यूक्लिक एसिड जो इसमें केंद्रीय पदार्थ होता है वह न्यूक्लिक एसिड होता है, जो कि डीएनए अथवा आरएनए हो सकता है। कोई भी एक होगा, या तो डीएनए होगा या आरएनए होगा, ठीक है। जबकि माइकोप्लाज्मा में हमने पढ़ा था कि माइकोप्लाज्मा में डीएनए और आरएनए दोनों साथ साथ पाए जाते हैं न्यूक्लिक अम्ल के रूप में, लेकिन वायरस में या तो डीएनए होगा या आरएनए होगा। अब हम जानते हैं कि इसमें जो डीएनए है, जो एक रज्जुकीय डीएनए हो सकता है किसी में, सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए, और डबल स्ट्रैंडेड डीएनए भी हो सकता है, द्विरज्जुकीय डीएनए, और या फिर एक रज्जुकीय आरएनए। तो वैसे जो है ऐसे वायरसेस को इस आधार पर भी वर्गीकृत किया गया था कि ऐसे वायरस जिनमें डबल स्ट्रैंडेड डीएनए पाया जाता है, ऐसे वायरस जिनमें सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए पाया जाता है, और ऐसे वायरस जिनमें सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए पाया जाता है। तो इस प्रकार जो है इसको वर्गीकृत किया जा सकता है। अगला कैरेक्टरिस्टिक है, इसका कैरेक्टर है कैपेबल ऑफ रिप्रोड्यूसिंग ओनली व्हेन इनसाइड ए होस्ट सेल। इसके बारे में हमारी बात हो चुकी है कि ये इन्फेक्शियस पार्टिकल, जिनको हम इन वायरसेस को हमने क्या नाम दिया है, इन्फेक्शियस पार्टिकल। इन इन्फेक्शियस पार्टिकल्स को ये तभी प्रजनन कर सकते हैं या गुणन कर सकते हैं जबकि ये होस्ट कोशिका
या फिर परपोषी कोशिका के अंदर उपस्थित हों। परपोषी कोशिका में उपस्थित होने पर ही ये सजीव की तरह व्यवहार करते हैं तथा अपनी संख्या में गुणन करते हैं अर्थात जनन करते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स में देखिए आप यहाँ पर एग्जाम्पल देख पा रहे हैं कि जैसे इसके अंदर डीएनए है, चारों ओर जो एनवेलप है यह कैप्सिड का बना हुआ है। कैप्सिड के ऊपर प्रोटीन, ये जो कैप्सिड है प्रोटीन से निर्मित होता है। कैप्सिड की उप इकाइयाँ कैप्सोमियर होती हैं और ये जो कैप्सोमियर है या कैप्सिड है इस पर कुछ स्पाइक नुमा संरचनाएं निर्मित हो जाती हैं प्रोटीन की ही। सम वायरसेज आर एनक्लोज्ड इन ए प्रोटेक्टिव एनवेलप, कोई एनवेलप हो सकता है प्रोटीन का, या इसके अतिरिक्त कुछ वायरसेज में कुछ स्पाइक्स पाए जाते हैं। जैसे कि अभी हमने बात की, स्पाइक्स जो हैं इसको होस्ट सेल से अटैच होने के लिए एक सहायक रूप में होते हैं। अच्छा, इसमें एक चीज़ है कि ज़्यादातर जो विषाणु हैं ये स्पेसिफिक होते हैं, यानी विशिष्ट होते हैं, किसी विशिष्ट कोशिका को ही संक्रमित करते हैं। मान लीजिए कोई एक वायरस है, वह सिर्फ मनुष्य को संक्रमित कर सकता है, तो वह किसी दूसरे जीव को या किसी जंतु को या किसी पादप को संक्रमित करने में सक्षम नहीं होता है। अब इसमें संक्रमण की बात यह है कि उस वायरस को के गुणन के लिए उसे जो पोषक पदार्थ या जो भी जेनेटिक कंपैटिबिलिटी है वह उसी पोषक कोशिका से प्राप्त होगी, दूसरी किसी पोषक कोशिका से प्राप्त नहीं होगी। तो ऐसे स्थिति में यह होस्ट स्पेसिफिसिटी शो करते हैं, अर्थात परपोषी विशिष्टता इनमें पाई जाती है। ये आप यहाँ पर देख रहे हैं इबोला वायरस, HIV वायरस इत्यादि मीजल्स जो रोग है वह वायरस के द्वारा उत्पन्न किया जाता है। तो इनकी जो संरचना है, बाहरी संरचना यहाँ पर दिखाई दे रही है। हमने बात की थी इसके नॉन लिविंग कैरेक्टर्स में कि लिविंग तभी है ये तब जबकि होस्ट सेल में यह उपस्थित है, जबकि बाहर है होस्ट सेल से तो वायरसेज आर इनएक्टिव। वायरस अनेक प्रकार की बीमारियों को जन्म देते हैं और इसके अलावा कुछ वायरस कैंसर जैसी खतरनाक बीमारी को भी उत्पन्न कर सकते हैं। वायरस कैसे दिखाई देते हैं, देखिए जैसे कि बात की उसमें बाहरी एनवेलप पाया जाता है कैप्सिड का और अंदर न्यूक्लिक एसिड पाए जाते हैं। इनमें अलग अलग प्रकार के आकार एवं आमाप पाए जाते हैं। कुछ इबोला वायरस की तरह हेलिकल शेप के या हम कहें वो सीढ़ी घुमावदार प्रकार के पाए जाते हैं। किसी में पॉलीहेड्रल शेप होती है, जैसे इन्फ्लुएंजा वायरस में चतुष्फलकीय जो संरचना है, बहुफलकीय जो संरचना है। कुछ में और भी जटिल आकार पाया जा सकता है, जैसे बैक्टीरियोफेज वायरस का होता है, उसमें शीर्ष पुच्छ तंतु इत्यादि पाए जाते हैं। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ये हेलिकल वायरस की संरचना, इबोला वायरस की संरचना। हेलिकल में आप देख रहे हैं कि किस प्रकार न्यूक्लिक एसिड भी हेलिकल रूप में पाया जाता है। और कैप्सोमियर की जो इकाइयाँ हैं, वो जो भी कैप्सिड की जो इकाइयाँ हैं कैप्सोमियर, वे भी जो है एक श्रृंखला युक्त संरचना निर्मित कर लेती हैं। इसके अलावा पॉलीहेड्रल वायरस का आप यहाँ पर आप देख रहे हैं कि अनेक फलक पाए जाते हैं। जिस प्रकार चतुष्फल की संरचना होती है एक घन की, उसी प्रकार यहाँ पर बहुफलकीय संरचना है। कॉम्प्लेक्स वायरस की हम बात कर रहे थे, बैक्टीरियोफेज वायरस की। तो जीवाणु भोजी वायरस या बैक्टीरियोफेज वायरस में आप देख रहे हैं ऊपर हेड पाया जाता है कैप्सिड का, बीच में शीथ पाई जाती है और नीचे जो है टेल फाइबर्स पाए जाते हैं। तो इस प्रकार हमने वायरस की विभिन्न आकार देखे। वायरल टैक्सोनॉमी की बात करें तो इनको वेरिडी नामक फैमिली के अंतर्गत रखा गया है और जीनस का नाम दिया गया है वायरस। वायरस को पहचानने के लिए उनकी मॉर्फोलॉजी, बाहरी आकार आमाप, जैसे हमने देखा किसी की बहुफलकीय संरचना है, किसी की हेलिकल संरचना है, किसी की जटिल संरचना है, इसके आधार पर हम उसको पहचान सकते हैं। आंतरिक रूप से हम पहचान सकते हैं कि वह उसमें आरएनए पाया जा रहा है या डीएनए पाया जा रहा है, कि उनमें चारों ओर आवरण है या नहीं है। आवरण है कैप्सिड का तो उसका आमाप आकार कैसा है और उसमें होस्ट स्पेसिफिसिटी क्या है, वह पादप वायरस है या जंतु वायरस है। इस प्रकार हम उसे पहचान सकते हैं। कुछ उदाहरण है हर्पीज वायरस का, एडिनो वायरस का और इन्फ्लुएंजा वायरस का, चिकन पॉक्स वायरस के जो सिम्टम्स हैं, पैपिलोमा वायरस जो वार्ड्स निर्मित करते हैं।
तो होस्ट स्पेसिफिसिटी इसमें हमने बात की कि सभी जो है, ज़रूरी नहीं है सभी एक वायरस सभी प्रकार की कोशिकाओं को संक्रमित कर सके, यह विशिष्ट प्रकार की कोशिकाओं को संक्रमित कर सकता है। तो इस प्रकार आज हमने इसके जो कैरेक्टर्स हैं उनके बारे में बात की। अगली बार हम बात करेंगे इसका रिप्रोडक्शन कैसे होता है तथा इसके आर्थिक महत्व इत्यादि क्या है।